हाँ, प्रिय शिष्यों, नमः संस्कृताय। मैं शिव कुमार दुबे, शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप लोगों के लिए अध्याय 3 कक्षा 10 संस्कृत व्याकरण अध्याय 3 समास प्रकरण को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और बोर्ड की परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये हमेशा सहयोगी होता है। समास कहते किसको हैं, तो इसकी दो परिभाषाएं जो है हमारे प्राचीन विद्वानों ने उपस्थित की है। दोनों में से कोई एक आप याद कर सकते हैं, दोनों याद कर सकते हैं। तो समास किसे कहते हैं, इसके लिए ये दो परिभाषा, नंबर 1 और ये नंबर 2। नंबर 1 है समसनम समास, यानी एक दूसरे में समसित हो जाना, समाविष्ट हो जाना समास कहलाता है। या अनेक पदानाम एकीकरणम समास, अर्थात अनेक पदों को एकीकरण करने की क्रिया समास कहलाती है। और यही इसका परिभाषा भी हो जाएगा कि अनेक पदानाम एकीकरणम समास, माने अनेक पदों को एक करने की क्रिया समास कहलाती है। और ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदों का जब मेल होता है तो मेल के बाद विभक्ति जो होती है शब्दों की, उन विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, देखिए उदाहरण के तौर पर ये एक शब्द है, मैं केवल इसको समझाने के लिए आप लोगों से बता रहा हूँ। और इसके बाद समास के भेद के अंतर्गत वो अलग आएगा, उसको देखा जाएगा। तो उदाहरण में देखते हैं, राज्ञः पुरुष। राज्ञः पुरुष, ये राज्ञः शब्द जो है राजा शब्द रूप का षष्ठी तत्पुरुष है। षष्ठी जो है, क्षमा कीजिएगा, षष्ठी विभक्ति का राज्ञः शब्द है और पुरुष प्रथमा विभक्ति का है। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा राजा का पुरुष या राजा का आदमी। जब इसका हम समास बनाएंगे तो हो जाएगा राज पुरुष। या राजपुरुष, हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन विसर्ग लगा देंगे तो राजपुरुष हो जाएगा। इसका राज्ञः पुरुष विग्रह होगा। अब हम लोग देखेंगे समास के भेद। कुछ विद्वान लोगों ने समास के 4 भेद माने और उसी 4 का जो 4 भेद है, उन 4 में से 2 में 2 भेद हो जाते हैं। उन्हीं को 6 प्रकार के संज्ञा में रखा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। तो ये आप लोगों ने देख लिया, इसको लिख लीजिएगा।
समास के भेद। समास 6 प्रकार का जान लीजिए। नंबर 1, अव्ययी भाव समास। नंबर 2, तत्पुरुष समास। नंबर 3, कर्मधारय समास। नंबर 4, द्विगु समास। नंबर 5, बहुव्रीहि समास। नंबर 6, द्वंद्व समास। ये समास के भेद हैं और ये 6 प्रकार के समास होते हैं। आप लोगों के पाठ्य पुस्तक के अनुसार इसमें से केवल आप लोगों को 3 ही, यानी कक्षा 10 में 3 ही समास पढ़ने हैं, लेकिन मैं 6 को आज बता दूंगा आप लोगों को इस वीडियो में। और 3 कौन कौन से पढ़ने हैं उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपको नंबर 1 ये डबल निशान लगा रहा हूँ राइट चिन्ह का, एक अव्ययी भाव समास पढ़ना है। इसके बाद ये चौथा वाला पढ़ना है, द्विगु समास पढ़ना है, और ये 5वां वाला पढ़ना है। यानी आपके सिलेबस में, यानी आपके पाठ्यक्रम में कक्षा 10 के 3 समास ही आप लोगों के सिलेबस में है, ये पढ़ना है। लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बाकी बचे 3, 2 ये तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास बता दूंगा मौखिक तौर पे, उसका उदाहरण भी बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले जो पढ़ना है हम लोगों को अव्ययी भाव समास, तो इन बाकी को मैं मिटा देता हूं और आप लोग जो है अव्ययी भाव समास देखते हैं। देखिए, इसका सूत्र है पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। पूर्व पद इसका अर्थ क्या हुआ ये जान लीजिए। इसका अर्थ हो गया पूर्व पद, यानी पहले का पद। प्रधान माने प्रधान होता है। जिस शब्द पद का पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और सामान्य से अर्थ में इसको समझ लीजिए कि
पूर्व पद में अव्यय वाला शब्द होते हैं। अव्यय शब्द से अर्थ ये निकलता है कि जो व्यय न हो, जो जिसको खंडित नहीं किया जा सके, जिसको बांटा ना जा सके, वो ज्यों का त्यों रहता है। उसके भाव का हम लोग जो है विग्रह करते हैं। अब यही भाव समास में भाव का विग्रह किया जाता है, न कि शब्द का। उदाहरण देखते हैं। प्रतिदिनम। प्रतिदिनम उदाहरण को, यानी उदाहरण वाले इस शब्द को देखने के बाद या सुनने के बाद ये हृदय में या कह लीजिए मस्तिष्क में भाव उत्पन्न होता है कि प्रत्येक दिन, यानी रोज। तो जो रोज वाला शब्द है प्रत्येक दिन, उसका हम लोग यहाँ पर विग्रह करेंगे, तो यही इसका विग्रह हो जाएगा दिनम। दिनम प्रति। अब ये शब्द हो गया। हिंदी में भी ऐसे ही होता है, संस्कृत में भी ऐसे ही होता है, बशर्ते हिंदी में प्रतिदिन शब्द आता है और उसका विग्रह करते हैं तो लिखते हैं कि प्रत्येक दिन या प्रतिदिन। प्रतिदिन रहेगा तो प्रत्येक दिन हो जाएगा, इसका विग्रह करेंगे दिनम दिनम प्रति, फिर लिखेंगे हिंदी में कोष्ठ में प्रत्येक दिन। अब एक और उदाहरण देख लीजिए। यथाशक्ति। यथा माने होता है जितना हो, यानी शक्तिम या शक्ति, यथाशक्ति। तो इसका विग्रह होगा शक्तिम अनतिक्रम्य। इसी तरह से शब्द आएंगे यथा भक्ति, यथा दानम। तो दानम अनतिक्रम्य, भक्ति अनतिक्रम्य। तो ये शब्द हो गया। अब यही भाव समास का ये पूर्व पद जिसका प्रधान हो, जिसका पूर्व पद प्रधान हो उसे अब यही भाव समास कहते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं ये दूसरा भाग, यानी समास के जो आपके चैप्टर के हिसाब से है, द्विगु समास। इसको कहते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है, संख्या पूर्वो द्विगु। यानी ऐसा पद द्विगु समास कहलाता है जिस पद के पूर्व में संख्यावाची शब्द हों, संख्याएं उस शब्द के पहले हों। जैसे त्रिभुवन, उदाहरण इसका देखिएगा। त्रिभुवनम, ये हो गया भुवन शब्द, भुवनम, और त्रि माने तीन। तो इस ढंग से 3, 4, 2, 5
ऐसे शब्द वाचक शब्द जिस पद के पूर्व में रहते हैं वे द्विगु समास कहलाता है। उसका विग्रह कैसे होगा, इसका देख लीजिएगा। इसका विग्रह होगा त्रयाणाम भुवनानां समाहार। त्रयाणाम भुवनानाम समाहार अर्थात त्रिभुवनम। हिंदी में रहेगा तो 3 भुवनों का समूह, ऐसे इसका विग्रह करेंगे। ऐसे एक आध और उदाहरण आप लोगों को बता देते हैं। चतुर्भुजम, यहाँ देख लीजिए। चतुर्भुजम यानी 4 भुजाओं वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा चतुराणाम भुजाणाम समाहार। चतुराणाम भुजानाम समाहार। चतुराणाम भुजानाम समाहार यानी 4 भुजाओं का समूह। और थोड़ा डेस्टर ले लें, इसको मिटा करके फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब तीसरा है चैप्टर के हिसाब से बहुव्रीहि समास। अनेक मन्ये पदार्थे इसका संस्कृत में सूत्र है। इसका हिंदी अर्थ हो गया कि कोई दूसरा, यानी जो पद होता है उससे अतिरिक्त जो प्रधान होता है, इसको दूसरे शब्द में समझ सकते हैं अन्य पद प्रधाने बहुव्रीहि। अन्य पद प्रधाने बहुव्रीहि यानी अर्थात कोई दूसरा ही पद प्रधान होता है। जैसे ऐसा शब्द सुनने के बाद मन में किसी दूसरे का भाव आ जाए, शब्द कुछ और हो और भाव किसी दूसरे का हो। जैसे लंबोदर, अगर नाम सुनना जाता है तो मन में याद आता है कि लंबोदर माने लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। वैसे ही चक्रपाणि, चक्र है हाथों में जिसके, तो तुरंत ख्याल आता है मन में चक्रपाणि कहने पर कि श्री कृष्ण भगवान अथवा भगवान विष्णु या नारायण। तो ऐसे ही शब्द जिसको सुनने के बाद ये प्रतीत होवे कि ये शब्द जो है किसी दूसरे की तरफ इशारा कर रहा है, वही चीज़ है ये इसमें। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण देखते हैं हम लोग। लंबोदरः, इसका विग्रह होगा लंब उदरम यस्य सः। हो जाएगा क्या, लंबोदरः। इसी तरह से पीताम्बर भी शब्द है। पीताम्बर, हिंदी में पीताम्बर और संस्कृत में पीताम्बरम, पीताम्बर दोनों हो सकता है। तो हो जाएगा यहाँ पे पीताम्बरम। इसका विग्रह होगा पीतम। अंबरम यस्य शः
ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे ऐसा शब्द भी आपके साथ अगर उपस्थित हो जिस शब्द का लिंग जो है स्त्रीलिंग जब हो, ये ध्यान दीजिएगा बात हमारी, आप सभी लोग श्रोतागण और दर्शक लोग जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं उन इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि जो शब्द आप देखेंगे वह शब्द का लिंग अगर पुल्लिंग है तो यहाँ पे सह होगा, अगर स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे सा हो जाएगा। जैसे पीतांबरी, पीतांबरी ई कारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पे विग्रह में क्या होगा, पीतम अंबरम यस्य सा, पीला है वस्त्र जिसका वह पीतांबरी। और बाकी के जो आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, फिर भी हम आप लोगों को बता देते हैं, मौखिक रूप से समझ लीजिएगा। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास वह समास होता है, पूर्व जो होता है पद और उत्तर पद, तो उत्तर पद की प्रधानता होती है जिस समसित पद का, वह तत्पुरुष समास होता है। और द्वंद्व समास जो होता है उसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। जैसे दिन रात, उसके बीच में एक योजक चिन्ह जुड़ा होता है जिसको अंग्रेजी में हाइफन भी कहते हैं। माता पिता, ये जो दोनों शब्द प्रधान हों, दोनों पद, पूर्व का पद और बाद का पद, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और उत्तर पद यानी बाद का जब पद प्रधान हो तो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। अब आप लोगों का बचा एक समास जिसको कहते हैं कर्मधारय। उसका परिभाषा क्या होता है, विशेषण विशेष्य कर्मधारय, अर्थात विशेषण, आप लोग पूर्व की कक्षाओं में पढ़े होंगे संज्ञा सर्वनाम विशेषण, तो इसके लिए मैं आप लोगों को फिर से पुनः पूर्व की बात को स्मरण दिलाने के लिए बता रहा हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी वस्तु व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम के विशेषता को बतलाने वाला जो शब्द होता है उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं, विशेष्य वह स्वयं का व्यक्ति अथवा स्थान होता है जिसकी विशेषता अगले वाले पद में होती है। यानी पूर्व पद विशेषण होगा, उसकी विशेषता बताएगा, और बाद वाला पद वह स्वयं व्यक्ति होगा या वह स्वयं वस्तु होगी। जैसे कृष्ण सर्प, काला सांप, सांप विशेष्य है और कृष्ण माने काला रंग उसकी विशेषता है। नीलकमल या नीलोत्पल, नीला कमल। वैसे ही मोटा आदमी, स्थूल मानवः, ये सब जो ऐसे शब्द आपके समक्ष उपस्थित होंगे वे कर्मधारय समास के अंतर्गत आएंगे। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।